तो दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जवान मूवी को, तो वीडियो को जरूर करते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है 1986 से, जहाँ पर कि हम एक आदमी को अधमरी हालत में एक नदी में तैरता हुआ देख पाते हैं। और यहीं के कबीले के कुछ लोगों की नजर जब उस आदमी पर पड़ती है तो वो उस आदमी को अपने घोड़े पर डालकर अपने कबीले में ले आते हैं। वो कबीला बहुत छोटा था और उसमें रहने वाले लोग भी कम थे, लेकिन वो खुश रहते थे। और साथ ही यहाँ पर हम उस आदमी को देख पाते हैं जहाँ पर कि प्राचीन युग में जिस तरह से इलाज किए जाते थे उसी पद्धति से उसका भी इलाज किया जा रहा था। उसके शरीर में 5 गोलियां लगी हुई थी। गोलियां तो निकाल दी गई थी और धीरे धीरे वो रिकवर भी हो रहा था, लेकिन अचानक से उनके कबीले में कुछ हमलावर अटैक कर देते हैं और देखते ही देखते वो हमलावर उन कबीले वालों को जान से मारना शुरू कर देते हैं। वो हमलावर उन कबीले वालों को बेरहमी से मार रहे थे और कबीले वाले बस अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। लेकिन तभी एंट्री होती है यहाँ पर उनके मसीहा की, जिसकी उन्होंने जान बचाई थी। अब वही उनका मसीहा बनकर बाहर निकला है और यहाँ पर वो उन सारे हमलावरों को अकेला ही मार गिराता है। वैसे तो वो हमलावर बहुत सारे थे, लेकिन वो अकेला ही सभी को मार डालता है। कबीले वालों को उनका मसीहा तो मिल गया था, लेकिन उस मसीहे को अपना नाम तक नहीं मालूम था, मतलब कि उसकी याददाश्त जा चुकी थी। यहीं पर एक छोटा सा लड़का था जो कि उनसे कहता है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर पता करूंगा कि आप कौन है। जिसके बाद कहानी 30 साल आगे मुंबई में शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम एक मेट्रो ट्रेन को देख पाते हैं जिसमें कि 376 पैसेंजर थे। सभी लोग अपने किसी न किसी काम से जा रहे थे, लेकिन किसी को क्या मालूम कि ये मेट्रो ट्रेन तो बस हाईजैक होने वाली है। इस मेट्रो ट्रेन में भले ही 376 पैसेंजर थे, लेकिन इन पैसेंजरों में 6 लड़कियां ऐसी थी जो कि इस मेट्रो ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये नॉर्मल सी दिखने वाली 6 लड़कियां उन्हें बंधक बना लेगी। और यहीं पर इन 6 लड़कियों के चीफ को भी दिखाया जाता है जो कि मेट्रो ट्रेन के अगले स्टेशन पर इस मेट्रो ट्रेन का इंतजार कर रहा था। दरअसल में ये सारी प्लानिंग चीफ की ही होती है। ये 6 लड़कियां चीफ के अंडर में ही काम करती है और इस मेट्रो ट्रेन में जितने भी पैसेंजर थे उन पैसेंजरों में एक पैसेंजर पुलिस वाला था जो कि उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। तो चीफ उसे सबक सिखा देता है और उसे अपना गेटअप देकर उसे एक पोल से बांध देता है। जिसके बाद वो तुरंत ही कंट्रोल रूम में कॉल करता है और ऑफिसरों से नेगोशिएट करना शुरू करता है। तो नेगोशिएट करने के लिए जो ऑफिसर आती है उनका नाम नर्मदा होता है। तो चीफ उनसे कहता है कि आपको 5 मिनट के अंदर अपने रूम में एग्रीकल्चर मिनिस्टर को बुलाना होगा, क्योंकि मुझे सिर्फ उनसे ही बात करनी है और मैं उन्हीं को अपनी सारी डिमांड्स बताऊंगा। तो नर्मदा 5 मिनट के अंदर एग्रीकल्चर मिनिस्टर को अपने रूम में बुलाती है। जिसके बाद चीफ एग्रीकल्चर मिनिस्टर से नेगोशिएट करना शुरू करता है। चीफ उनसे कहता है कि मुझे 40,000 करोड़ चाहिए। ये सुनने के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर कहता है कि इतना तो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे। जिस पर कि चीफ उनसे कहता है कि इसका सॉल्यूशन भी मेरे पास है। मैं तुम्हें एक ऐसे बिजनेसमैन का नंबर दे रहा हूँ जिससे तुम अगर 40,000 करोड़ रुपए मांगोगे तो वो तुम्हें आसानी से दे देगा, क्योंकि उसकी बेटी मेरे पास है और वो इसी मेट्रो ट्रेन में मौजूद है और उसे प्लानिंग करके ही यहाँ पर लाया गया था। जिसके बाद तुरंत ही काली गायकवाड़ के पास कॉल किया जाता है जो कि हथियारों का बिजनेस करता है। और जब उसे मालूम चलता है कि उसकी बेटी किडनैप हो चुकी है तो वो 40,000 करोड़ रुपए देने के लिए मान जाता है और वो तुरंत ट्रांसफर भी कर देता है। जिसके बाद अगले स्टेशन पर मेट्रो ट्रेन रुकने वाली थी, तो यहाँ पर नर्मदा अपनी पूरी की पूरी टीम लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन उससे पहले चीफ के साथ ही काम करने वाली कल्कि की एक फ्लैशबैक स्टोरी सभी को सुनाई जाती है। कल्कि के पिता ने बैंक वालों से 40,000 का लोन लिया था, लेकिन वो उसे नहीं चुका पाए और वो धीरे धीरे करके बढ़कर 2 लाख हो गया था। तब बैंक वाले कल्कि के पिता को परेशान करने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने भी लगे। कल्कि के पिता पैसा लौटाने में पूरी तरह से असमर्थ थे। तभी उनकी नजर पड़ती है एक पोस्टर पर, जिस पर लिखा हुआ था कि आत्महत्या करने पर उसकी फैमिली वालों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। और ये पढ़ने के बाद उनके पास कोई और चारा नहीं था। तब कल्कि के पिता ने एक पेड़ से झूलकर आत्महत्या करने का फैसला कर लिया था। ये देखकर कल्कि पूरी तरह से टूट जाती है। उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया था और उसने बैंक के मैनेजर का सर फोड़ दिया था, जिस वजह से उसे जेल हो गई थी। तो आगे हम देखते हैं कि नर्मदा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ अगले स्टेशन पर मौजूद थी। यहाँ पर चीफ भी पूरी तरह से तैयार थे और पैसेंजर में जितने भी लोग थे और जिन लोगों ने कल्कि की स्टोरी सुनी, वो सुनने के बाद अब सभी लोग चीफ का साथ देने के लिए मान गए थे और सभी ने चीफ वाला मास्क भी पहन लिया था। जिस वजह से नर्मदा की टीम किसी को भी नहीं पकड़ पाई और चीफ की पूरी टीम यहाँ से आसानी से निकल गई। और जो 40,000 करोड़ उनके पास आया था, उन सारे पैसों को
उन लोगों ने 7 लाख किसानों के अकाउंट में डलवा दिया जो कि कर्ज में डूबे हुए थे। जिसके बाद हमें मालूम चलता है कि चीफ की ये 6 लड़कियां दरअसल में जेल में रहती है और वहीं से रहकर काम करती है। जैसे ही काम पूरा हो जाता है ये जेल में वापस चली जाती है। चीफ की ये 6 लड़कियां सारे कामों में एक्सपर्ट है। सारी लड़कियों के पास अलग अलग खूबी है। कोई आर्टिस्ट है तो कोई डॉक्टर है, कोई हैकर है तो कोई फाइटर है। लेकिन ये 6 लड़कियां चीफ के साथ बहुत ही अच्छे से काम करती है और मिशन को पूरा करती है। और साथ ही में मालूम चलता है कि चीफ भी कोई आम आदमी नहीं है, बल्कि वो जिस जेल में रहती है उसी जेल का जेलर है जिसका नाम आजाद है। जेल में रहने वाली जितनी भी लड़कियां हैं, आजाद उन सभी को अपनी बहन और अपनी माँ मानता है। और जेल में रहते इन सारी लड़कियों को इतने अच्छे से सुधार दिया जाता है कि जेल से निकलने के बाद वो कभी भी अपराध का रास्ता नहीं चुनती है। आगे हम देखते हैं कावेरी अम्मा को और आजाद को इन्हीं ने पाला है। आजाद की उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है और शादी के लिए कोई मिल भी नहीं रही है, इसलिए वो एक लड़की को देखने के लिए चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर वो लड़की तो नहीं आती है, लेकिन उस लड़की की लड़की आती है जिसका नाम सुजी होती है। वो कहती है कि मेरी माँ बहुत बिजी रहती है, इसलिए उनकी जगह पर उन्होंने मुझे भेजा है। और वैसे भी मुझे भी लड़के को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसे भी वो पसंद करेंगी वो मेरे पापा होंगे और मेरे पापा को मुझे भी सिलेक्ट करना होगा। तो इसी तरह से सुजी और आजाद के बीच बहुत सारी बातें होती है। दोनों एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। और आगे हमें मालूम चलता है कि दरअसल में सुजी जिसकी बेटी है वो कोई और नहीं बल्कि नर्मदा होती है। और उन्हें देखकर आजाद पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। लेकिन नर्मदा को भी यहाँ पर आजाद काफी अच्छा लगा था, क्योंकि सुजी को आजाद बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए यहाँ पर नर्मदा को भी आजाद पसंद आता है। धीरे धीरे करके आजाद और नर्मदा भी एक दूसरे को खूब पसंद करने लगते हैं। दोनों की एंगेजमेंट भी हो जाती है और फिर कुछ ही दिनों के बाद उनकी शादी भी होने वाली थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देख पाते हैं आजाद के एक दूसरे मिशन को, जहाँ पर की 6 लड़कियां उसके साथ थी। और इस बार उनका टारगेट था हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर स्पीच दे रहा होता है कि अगर मुझे गोली भी लग जाएगी तब भी वो सरकारी हॉस्पिटल में ही जाएगा, क्योंकि उसने सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन कुछ इस प्रकार बनाकर रखी है कि प्राइवेट भी फेल है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल की कंडीशन बद से बदतर थी। जिसके बाद हेल्थ मिनिस्टर को गोली मार दी जाती है और उसे प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। लेकिन आजाद की पूरी टीम उसे किसी तरह से सरकारी हॉस्पिटल में ले आते हैं, जहाँ की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तो अब ये न्यूज भी वायरल हो जाती है और सारी पुलिस फोर्स जो है वो उस सरकारी हॉस्पिटल के बाहर खड़ी हो जाती है। यहाँ पर की ऑफिसर नर्मदा फिर से यहाँ पर आजाद से नेगोशिएट करती है। वो इससे पहले अपनी उन्हें डिमांड बताता, उससे पहले वो उन्हें एक फ्लैशबैक की स्टोरी सुनाता। ये कहानी थी आजाद के साथ ही रहने वाली लड़की ईरम की, जो कि एक डॉक्टर थी। उसे अपने पेशेंट से बहुत ज्यादा प्यार था। और फिर एक दिन उनके हॉस्पिटल में 57 बच्चे नाजुक हालत में आते हैं। उन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत थी, लेकिन कुछ बड़े डॉक्टरों की वजह से उन बच्चों तक वो ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकी, जिस वजह से वो सारे 57 बच्चों की जान चली गई। और यहाँ पर ये सारा ब्लेम ईरम के ऊपर डाल दिया गया और उसका लाइसेंस छीनने के साथ साथ उसे जेल में डाल दिया गया। तो आजाद की सबसे पहली डिमांड यही थी कि जिन डॉक्टरों ने ऑक्सीजन को उपलब्ध नहीं होने दिया, सबसे पहले उन्हें सस्पेंड कर दिया जाए और सारा ब्लेम वो अपने ऊपर ले। तो आजाद के कहने पर ऐसा ही होता है। और रात होने के बाद जब वो एक चॉपर मंगवाते हैं और यहाँ से निकलने वाले थे, तभी यहाँ पर एंट्री होती है ऑफिसर नर्मदा की, जो कि अपनी पूरी पुलिस फोर्स लेकर आई हुई थी और इन सभी को चारों तरफ से घेर लिया गया था। लेकिन ये लोग इतने जल्दी हार नहीं मानने वाले थे, क्योंकि आजाद इनके पीछे खड़ा हुआ था, जो कि एक अलग गेटअप में था। तब यहाँ पर एक जोरदार फाइट होती है, नर्मदा और आजाद के बीच में भी फाइट होती है। और नर्मदा ने यहाँ पर आजाद को नहीं देख पाई थी और आजाद यहाँ पर अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर फरार हो गया था। नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद और उसकी पूरी टीम को ढूंढना था, जबकि कुछ दिनों के बाद उसकी और आजाद की शादी होने वाली है। और यहाँ काली गायकवाड़ हथियारों के बिजनेस के लिए रसिया जाने वाला था। तो काली अपना सारा कारोबार अपने छोटे भाई को सौंप कर रसिया चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा और आजाद की शादी हो जाती है। दोनों बहुत खुश थे और इनसे भी ज्यादा खुश थी उनकी बेटी सुजी। और पहले ही रात यहाँ पर आजाद नर्मदा को सब कुछ सच बताने वाला था। उसने पहले भी कोशिश की थी उसे बताने की, लेकिन हर बार वो नाकामयाब हुआ था। इस बार भी वो बताने वाला था, लेकिन नर्मदा के ऑफिसर ईरानी ने पहले ही पता कर लिया था कि आजाद कौन है और ये सारी बातें उसने कॉल पर नर्मदा को बता दी थी। तो नर्मदा जैसे ही आजाद को शूट करने के लिए उसके पास जाती है, तभी उनके ऊपर एक जोरदार हमला हो जाता है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि दरअसल में काली गायकवाड़ के भाई ने उन दोनों को बंधक बना लिया था
और उसने यहाँ पर नर्मदा को गोली भी मार दी थी और वो आजाद को भी बेरहमी से मार रहे थे। और जैसे ही आजाद को वो जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी यहाँ पर किसी आदमी की एंट्री होती है जो कि काली के आदमी को बुरी तरह से उड़ाता हुआ आ रहा था। और ये कोई और नहीं बल्कि आजाद की तरह दिखने वाला एक आदमी था और जो कि आजाद के पिता है और उनकी भी एक बैक स्टोरी है। और काली के भाई के पूछने पर वो उन्हें बताते हैं कि मेरा नाम विक्रम राठौर है। और यहाँ पर आते से ही वो बुरी तरह से मारने लगते हैं और अपने बेटे आजाद और नर्मदा को बचा लेते हैं। बात दूसरी तरफ हम देखते हैं काली को जो कि रसिया में हथियारों की डीलिंग कर रहा था। वो यहाँ पर बहुत सारे देशों के कुछ मेंबर्स थे, उनसे कह रहा था अब आपके देश में फैक्ट्री खोलोगे तो आपके देश के लोग ही प्रोटेस्ट करके आपकी फैक्ट्री को बंद करवा देंगे, लेकिन इंडिया इसके लिए पूरी तरह से सेफ है और वहाँ सब कुछ कब्जे में करने के लिए हमें चाहिए होगी वहाँ की सरकार और वहाँ का जीतना होगा चुनाव और उसके लिए चाहिए होगा ढेर सारा पैसा। मैं 20% देने के लिए राजी हूँ। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विलन था, वो कह रहा था कि मैं 80% देने के लिए राजी हूँ। तभी यहाँ पर काली को मालूम चलता है कि उसके छोटे भाई को आजाद ने मार दिया है और ये देखकर वो पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है। यहाँ दूसरी तरफ नर्मदा को किसी भी हालत में आजाद के बारे में पता करना था क्योंकि उसने उसका और उसकी बेटी का दिल तोड़ा है, इसलिए ईरानी के साथ प्लानिंग करके वो जेल में जाना चाहती है और इन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद के बारे में सब कुछ पता करना चाहती है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं, वो लोग नर्मदा को किसी तरह से जेल में पहुंचा देते हैं और उन 6 लड़कियों के द्वारा आजाद की स्टोरी पता करना शुरू करती है। तो वो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हें आजाद को जानने से पहले विक्रम राठौर की स्टोरी को जानना जरूरी होगा। तब वो लोग विक्रम राठौर की स्टोरी को बताना शुरू करती है और ये कहानी पहुंच जाती है 1986 में, जहाँ पर कि हमें विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। और यहाँ हमें मालूम चलता है कि विक्रम राठौर स्पेशल ऑप्स का एक सोल्जर है और उसे अर्जेंट यहाँ पर किसी काम से बुलाया गया है। उसे बताया जाता है कि बॉर्डर के उस पार 32 लोगों की एक टीम गई थी, लेकिन उन सारे लोगों को दुश्मनों ने मार गिराया है। हमने एक और टीम भेजी थी लेकिन उनमें से आधे लोग मर गए हैं और आधे लोगों को उन्होंने बंधक बना लिया गया है। तो अब वो लोग स्पेशल ऑप्स के सोल्जरों की मदद लेना चाहते हैं और उन बंधकों को वहाँ से छुड़ाना चाहते हैं। तब यहाँ पर विक्रम राठौर की टीम पहुँच जाती है बॉर्डर के उस पार, जहाँ पर कि ये लोग सिर्फ 6 लोग थे और ये 6 ही काफी थे। वो वहाँ पहुँचने के बाद दुश्मनों से लड़ाई करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन बीच लड़ाई में इनकी बंदूक काम करना बंद कर देती है। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ एक सोल्जर की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था, इन 6 सोल्जरों की बंदूक ने काम करना बंद कर दिया था। इसके बावजूद उन्होंने ये लड़ाई जीत ली थी और वहाँ के सारे बंधकों को बचा लिया था। तो आगे एक इंक्वायरी बैठती है क्योंकि MI436 गन को काली गायकवाड़ आर्मी को देता है और उसी की वजह से जो दल बॉर्डर के पार गया था उन सभी की गन ने भी काम करना बंद कर दिया था और इसी वजह से वो सारे सोल्जर्स मारे गए थे। तो इस वजह से काली गायकवाड़ के साथ आर्मी ने काम करना बंद कर दिया था और उसकी सारी गन को सीज भी कर दिया गया था। लेकिन काली गायकवाड़ को ये बिल्कुल भी देखा नहीं गया और जब विक्रम राठौर और उसकी पत्नी ऐश्वर्या घर पर अकेले थे तो काली गायकवाड़ अपनी पूरी टीम को लेकर उनके ऊपर हमला कर दिया, जिस वजह से उसने काली गायकवाड़ को तो एरोप्लेन में ले जाकर उसे 5 गोलियां मारकर पानी में गिरा दिया था। सभी ने सोचा था कि वो मर गया था, जिसके बाद काली गायकवाड़ ने ऐश्वर्या को भी किसी तरह से फंसा दिया था। विक्रम राठौर को देश का गद्दार घोषित करवा दिया था और ऐश्वर्या को उसके साथ देने के जुर्म में उसे भी, जिस वजह से ऐश्वर्या को फांसी दी जाने वाली थी। और जब उसे फांसी दी जा रही थी तभी अचानक से ऐश्वर्या बेहोश हो जाती है और मालूम चलता है कि ऐश्वर्या दरअसल में प्रेग्नेंट है और रूल ये कहता है कि प्रेग्नेंट औरतों को फांसी नहीं दी जाती है जब तक कि उसका बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसे फांसी नहीं दी जा सकती। तो ऐश्वर्या के बच्चे की वजह से उसे 5 साल और मिल गए थे। उसका बेटा हुआ जिसका नाम आजाद रखा गया। उसे जेल में बहुत ज्यादा प्यार मिला। जेल की औरतों ने आजाद को बेटे की तरह माना और उसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। जैसे ही वो 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या को फांसी दे दी गई, जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है और हम उसी पुलिस वाले को देख पाते हैं जिसने कि मेट्रो में हमला करने की कोशिश की थी। दरअसल में वही लड़का है जिसने कि विक्रम राठौर से वादा किया था कि बड़ा होकर मैं ये जरूर पता करूंगा कि आप कौन हैं, और आज उसने पता कर लिया। और विक्रम राठौर की 6 लोगों की टीम भी उसने इकट्ठी कर ली थी, लेकिन विक्रम राठौर की अभी भी याददाश्त वापस नहीं आई थी। यहाँ पर आजाद अपने पिता से मिलता है और वो भी बहुत खुश होता है। विक्रम राठौर की याददाश्त तो जा चुकी थी,
थी, लेकिन उनके अंदर की सारी स्किल्स अभी भी मौजूद थी, जैसे कि फाइटिंग करना, स्विमिंग करना, कुकिंग करना, शूटिंग करना, सब कुछ मौजूद था। अब जेल में आजाद की उन 6 लड़कियों ने जब यहाँ पर नर्मदा को स्टोरी सुनाई तो नर्मदा की भी आंखें नम हो गई थी। वो यहाँ पर उनका साथ देने के लिए राजी तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि ईरानी की दरअसल में ये सारी चाल थी, क्योंकि ईरानी जो है वो यहाँ पर काली के लिए काम करता है और पल पल की न्यूज उसे देता था। तो ईरानी आजाद की उन 6 लड़कियों के साथ साथ यहाँ पर नर्मदा को भी मारने वाला था और साथ ही सुजी को भी, लेकिन वहाँ पर आजाद के पिता विक्रम राठौर सुजी को बचा लेते हैं और यहाँ दूसरी तरफ आजाद यहीं पर आकर इन सारी लड़कियों को भी बचा लेता है, क्योंकि ये जेल उसी का था, इसलिए यहाँ की सारी औरतों ने आजाद का साथ दिया और ईरानी को मार गिराया। लेकिन उससे पहले ईरानी ने इन 6 लड़कियों में से एक लड़की को गोली मार दी थी जिसका नाम लक्ष्मी था, और यहाँ पर काफी कोशिश की थी उसे बचाने की, लेकिन वो उसे नहीं बचा पाए। आगे हम देखते हैं कि आजाद एक प्लान बनाता है, क्योंकि काली गायकवाड़ का ढेर सारा पैसा कंटेनरों से भर कर आने वाला था। उसे किसी तरह से अपने कब्जे में करना था और काली गायकवाड़ को रोकना था, इसलिए वो पूरी की पूरी टीम को लेकर पहुंच जाता है और उनसे सामना करने लगता है। विक्रम राठौर की पूरी टीम को उसने कह दिया था कि आप दूर रहना क्योंकि हम संभाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। यहाँ पर आजाद की टीम उन लोगों को नहीं संभाल पा रही थी। तब यहाँ पर एंट्री होती है विक्रम राठौर की टीम की। विक्रम यहाँ पर आजाद से कहता है कि ये मिशन बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इन लोगों को मैं और मेरी टीम संभाल लेंगे, तुम इस मिशन को संभालो। तो आजाद सारे कंटेनर लेकर चला जाता है और यहाँ दूसरी तरफ विक्रम राठौर की पूरी टीम उन्हें संभालने में लगी हुई थी, लेकिन वो नाकामयाब रहे और यहाँ पर काली गायकवाड़ के लोगों ने विक्रम राठौर की पूरी टीम को अपने कब्जे में कर लिया था। विक्रम राठौर को यहाँ पर काली गायकवाड़ बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था, लेकिन तभी एक न्यूज आती है कि आजाद ने जेल की 6000 लड़कियों को बंधक बना लिया गया है और अगर उसकी डिमांड पूरी नहीं की गई तो वो इन सारी लड़कियों को मार देगा, जबकि वो तो इसी जेल का जेलर है और वो उनका कुछ भी नहीं करने वाला। और इस बार नेगोशिएट करने के लिए आते हैं सीनियर ऑफिसर माधवन नायक, जिनका रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। तो आजाद को अपनी डिमांड के रूप में हेड ऑफ स्टेट का साइन चाहिए था और उसे ये साइन बहुत आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि 6000 लड़कियां उसके कब्जे में हैं और साथ ही देश की चुनाव की सारी ईवीएम मशीन भी उसी के कब्जे में है। तो जैसे ही हेड ऑफ स्टेट साइन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर वो उन फैक्ट्रियों को बंद करवाता है जो कि एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचाते हैं, और आधी से ज्यादा फैक्ट्री दरअसल में काली गायकवाड़ की होती है। ये सारी चीजें होती है कि तभी यहाँ पर काली गायकवाड़ आ जाता है। वो जेल में एक दूसरे रास्ते से पहुँच गया था, उसके हाथ में गन थी और वो गन लगी हुई थी विक्रम राठौर के माथे पर। जैसे यहाँ पर काली फायर करता है तो वो फायर नहीं होता है और इसी तरह खाली चलने वाली गन की वजह से विक्रम राठौर की याददाश्त वापस आ जाती है, जिसके बाद तो आजाद और विक्रम राठौर मिलकर काली की पूरी गैंग का सामना करते हैं और उन सभी को बेरहमी से मार गिराते हैं। और क्लाइमैक्स के कुछ एक्शन सीक्वेंस बहुत ही कमाल के थे। दोनों ने मिलकर जब काली गायकवाड़ के लोगों से फाइट करना शुरू किया तो पूरा थिएटर गूंज उठा और साथ ही जवान 2 का एक छोटा सा हिंट भी दिया है, जहाँ पर कि उसका अगला मिशन स्विच बैंक का है। और साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि इन सारे मिशन में माधवन नायक पहले से ही आजाद के साथ मिला हुआ था। फिल्म में कई सब ऐसे प्लॉट है जिनसे मिलकर पूरी कहानी बनाते हैं। इन छोटे छोटे हिस्सों में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको अखबारों में मिलती है। कर्ज में डूबे किसानों की आत्महत्या, लोगों की हेल्थ से खिलवाड़, जिंदगियों और पर्यावरण को जहरीला बनाती इंडस्ट्रीज को बेधड़क काम करने की इजाजत। फिल्म की कहानी भ्रष्टाचार के उस लेवल को भी दिखाती है जहां खराब हथियार लिए सेना के जवान दुश्मनों के सामने जान गंवा देते हैं।